राष्ट्र की जीत है, देश की जीत है, पाकिस्तान की हार है, आतंकवाद की हार है, अलगाववाद की हार है, पत्थरबाजों की हार है, इन सेपरेटिस्ट लोगों की हार है, और उसके साथ साथ गुपकारियन की भी हार है। जम्मू कश्मीर में यूटी बनने के बाद पहला चुनाव, और उस चुनाव में कश्मीर में बीजेपी का खाता खुलना, और उसके बाद जब चुनाव के बाद ओथ होती है तो ओथ के बाद भारत माता की जय के नारेबाजी होना, क्या इसी के लिए बीजेपी ने बढ़ चढ़कर ये चुनाव लड़ा कि कश्मीर में भारत माता की जय के नारे लगे? हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और साथ ही साथ जिनको कश्मीर का खास तौर पे प्रभार था, एडवोकेट विबोध गुप्ता जी हैं। उनसे जानते हैं कि बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या थी और अब बीजेपी किस तरह से कश्मीर को देख रही है। विबोध जी, स्वागत है आपका। बहुत मेहनत आपने कश्मीर में की, लार्जेस्ट पार्टी आप लोग बने, मगर केवल 3 सीटें कश्मीर से आई, कैसे देखते हैं? धन्यवाद। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर के लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने कश्मीर में डेमोक्रेसी, जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी डोर स्टेप पे लाई, आम आदमी तक पावर जो है वो पहुंचाई। आपने देखा कि कल 280 लोगों ने, 278 चुने हुए हमारे नुमाइंदे जो हैं डीडीसी के, उन्होंने ओथ ली, और उसमें कितने पढ़े लिखे, कितने नौजवान, एनर्जेटिक हमारी बहनें, और वो लोग चुन के आए, गरीब परिवारों से चुन के आए हैं, आम परिवारों से चुन के आए हैं। यही एक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक मिशन था कि 70 वर्षों में जम्मू कश्मीर कुछ परिवारों के हाथों में रहा, खासकर 2 परिवारों के हाथों में रहा, पावर उनके पास रही और आम आदमी उनका गुलाम रहा, और आज वो उनके हाथों से निकलकर आम लोगों के पास पावर चली गई। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का पूरा जम्मू कश्मीर धन्यवाद करता है। और उसके साथ साथ जो 3 कमल खिलने की आप बात करते हैं, भारत माता की जय के जयघोष की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में 1953 के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शेख अब्दुल्ला जी को चैलेंज किया था और ललकार कर बोला था कि मैं बिना परमिट के आ रहा हूँ शेख अब्दुल्ला, अगर आप रोक सकते हो तो रोक लो। लखनपुर के अंदर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जी, क्या टारगेट इसी से पूरा हो जाता है कि कमल खिला है अब कश्मीर में? मैं यही बात आपसे कह रहा था कि उनको कश्मीर की जेल में बंद कर दिया गया, और वहाँ पर उनको, उनका जो है, एक दिन रेडियो में सामने सुना कि वो उनका देहांत वहाँ पर हो जाता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जम्मू कश्मीर को लेकर जो एक मिशन था, वो मिशन इन चुनावों में पूरा हुआ है। कश्मीर के अंदर 3 कमल खिलने का मतलब ये है कि कश्मीर आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी की बातों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। और ये 3 कमल के 3 तो हमारे कैंडिडेट जीत के आए हैं, लेकिन कोई ऐसा पोलिंग बूथ नहीं है यहाँ कमल का निशान आपको नहीं मिला होगा, कि कमल का वोट आपको खिला हुआ नहीं मिला होगा। और 100 से 200 बड़ी रैलीज जो हैं, 200 के करीब हमने कश्मीर के अंदर की हैं। और उसके साथ साथ जो बात आपने कही कि उस कश्मीर के अंदर यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, उस कश्मीर के अंदर यहाँ पर आतंकवाद, अलगाववाद और पत्थरबाजी हमेशा नजर आती थी, आज उस कश्मीर के अंदर भारत माता की जय के जयघोष लगे और ओथ लेते हुए लगे। क्या टारगेट यही था कि भारत माता की जय के जयघोष कश्मीर में हो? नहीं, टारगेट जो है वो तो ये है कि डेमोक्रेसी आम लोगों तक जाए। टारगेट ये कि वहां से 3 सीटें निकलें, ये तो है ही है कि भाई हर जगह भारत माता की जय के नारे लगने चाहिए। हमारी माँ है, ये हमारी माता है, इसके जय के नारे तो लगने ही चाहिए। वंदे मातरम के भी नारे जो हैं वहां पर लगे हैं। वो जी, एक बात करते हैं, चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं, कश्मीर में कमल खिल गया है, सीट्स चाहे 3 आई हैं। जब चुनाव अनाउंस हुए थे आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई, क्योंकि कश्मीर का प्रभार मिलना बड़ी चीज़ होती है। हालांकि केंद्र से कई मंत्री, कई नेता आए, मगर जो स्टेट के लीडर हैं वो कश्मीर को बेहतर समझते हैं। आपने लंबा समय वहां बिताया, कैंपेन की, क्या टारगेट क्या मिला था पार्टी की तरफ से कि कितनी सीट्स लेनी है, और उसके अंदर कितनी सेटिस्फेक्शन है? देखिए कि कश्मीर के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर तक नहीं लगता था, जी। वो हमारे कार्यकर्ता जो
भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े होते थे तो उनको बड़ी ही एक नफ़रत की निगाह से कश्मीर के अंदर देखा जाता था। उस कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के रैलीज़ होनी, भारतीय जनता पार्टी का झंडा हर गांव, हर सड़क, हर मोहल्ले तक जाना, भारतीय जनता पार्टी का कमल का खिलना एक बड़ी बात है। यहाँ तक आपने टारगेट की बात की है, हमारा टारगेट जो है वो भारतीय, अब जैसे उन हम ये कहते हैं कि एक दौर ऐसा था जब देश की पार्लियामेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मात्र दो मेंबर पार्लियामेंट हुआ करते थे। आज वही भारतीय जनता पार्टी देश को रूल कर रही है और बहुत ज़्यादा प्रदेशों के अंदर वो रूल कर रही है। उसी तरीके से जो तीन कमल का खिलना वहाँ पर है, ये आगाज़ है, ये एक संदेश है कि कश्मीर बदल रहा है, कश्मीर देश के साथ जा रहा है। कश्मीर आज अलगाववाद नहीं देखना चाहता, आतंकवाद नहीं देखना चाहता, पत्थरबाजी नहीं देखना चाहता। कश्मीर भी शांति चाहता है, कश्मीर भी भाईचारा चाहता है, कश्मीर भी डेवलपमेंट चाहता है, कश्मीर भी बिजली, पानी और सड़क चाहता है। आप देखिए वहाँ पर आज जो डीडीसी के 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट के अंदर चेयरमैन बनने हैं। ये गुपकार अलायंस जो इकट्ठे होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर के अंदर जो है मुकाबला किया, वो भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर के अंदर बढ़ती हुई ताकत से घबरा चुके थे। इसलिए वो इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ने का एक फैसला किया। गुपकार अलायंस जो है ज़्यादा से ज़्यादा अगर बड़ा तूफान आ जाए, 20 में से 2 ज़िलों में कहीं वो डीडीसी बना जाए तो मैं कह नहीं सकता हूं, क्योंकि ज़्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए हैं, अपनी पार्टी के जीत के आए हैं, और 40 से ज़्यादा लोग जो हैं वो आज़ाद जीत के आए हैं, जो आज़ाद ख्यालों के हैं, वो इनके नहीं हैं। और जो इनके भी जीत के आए हैं, आज वो इनकी डबल स्टैंडर्ड पॉलिसीज के कारण इनको छोड़ने का मन जो है वो बना चुके हैं। अपनी पार्टी पे आते हैं। अपनी पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं अल्ताफ बुखारी, उन्होंने एक ट्वीट किया था कल रात को और उन्होंने कहा था कि कम से कम 5 जिलों में चेयरमैन जो है वो अपनी पार्टी का बनेगा या उनकी मदद से बनेगा। अब बात ये करते हैं कि 12 सीटें उनकी आई हैं, तो इतना जो कॉन्फिडेंस उनमें है, क्या आज़ाद उम्मीदवारों को जोड़ने की जो एक मुहिम है वो शुरू हो चुकी है और उसमें बीजेपी और अपनी पार्टी में कोई सांठ-गांठ हुई है? देखिए, बीजेपी और अपनी पार्टी में कोई साठ-गांठ नहीं है। अपनी पार्टी अपने आप में, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, उसी तरीके से अपनी पार्टी जो है एक रीजनल पार्टी जो है यहाँ पर फ्लोट हुई है। अब लोग अगर अपनी पार्टी के साथ जुड़ते हैं, उसमें ना तो मुझे एतराज़ होना चाहिए ना आपको एतराज़ होना चाहिए। अगर वहाँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के साथ जाते हैं तो भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो उनकी विचारधारा को पसंद ही नहीं करते हैं। उनके एंटी नेशनल स्लोगन्स, उनका चाइना का यहाँ पर आना, उनका तिरंगा ना उठाने की बात, उनका दोबारा से कश्मीर के युवा बंदूक उठाएंगे ये बात, और उनका बार बार स्टैंड बदलना। कभी उनका ये कहना कि 370 जब तक वापस नहीं आएगा तो हम चुनावों में नहीं उतरेंगे, और 370 वापस नहीं आया तो वो चुनावों में उतर गए। वो पूरे तरीके से उनका चेहरा जो है वो इस समय पूरे तरीके से चेहरा जो है उनका कश्मीर के लोगों ने देख लिया है कि उनका चेहरा क्या है, उनकी कथनी और करनी क्या है। उनके अपने लोग उनको छोड़ रहे हैं। वो जो उनकी पार्टी से जीते हुए, उनके सिंबल से जीते हुए लोग हैं, वो भी आज इस बात को समझ रहे हैं कि भाई 370 और 35 से हटने से कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर शांति आई है। इसलिए हम इन लोगों के साथ जो 370 और 35 के हक में बात करते हैं, वो उनको छोड़कर अपनी पार्टी या अलग से इंडिपेंडेंट भी कुछ चेयरमैन आ सकते हैं। हमें तो एतराज़ नहीं है, ना आपको ना मुझे, मगर उमर अब्दुल्ला का एतराज़ हो रहा है। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि 3 जो लोग इंडिपेंडेंट थे शोपियां से, वो अपनी पार्टी में इसलिए गए हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर की प्रशासन और यहाँ के एलजी जो हैं वह लोगों को अपनी पार्टी की तरफ जोड़ रहे हैं ताकि अपनी पार्टी बीजेपी का सहयोग करे। तो इन सारी ये जो उमर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके बयान आ रहे हैं, उस पर क्या रिएक्शन है? नहीं, उनको तो ये भी बताना चाहिए कि उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग उनको क्यों छोड़ के जा रहे हैं। जो 40 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग थे, जो बेसिक मेंबर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर रहे हैं, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर निकल रहे हैं। ये तो उनको सोचना होगा ना, कि उनको देखना होगा कि कहीं ना कहीं उनसे कोई कौन सी ऐसी गलतियां हो रही हैं, किस ढंग से वो अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहाँ खड़ा करना चाहते हैं। वो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बेसिक मेंबर हैं उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक आज़ाद लोगों की बात है, वो तो आज़ाद है, वो कहीं भी जा सकते हैं। उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को और अमर अब्दुल्ला को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ये तय है कि गुपकार अलायंस, और जैसे कि महबूबा मुफ्ती जी ने कहा था कि भाई ये चुनाव जो हुए हैं, ये एक 370 और 35 से एक हक में रेफरेंडम है।
अगर वो रेफरेंडम की बात करते हैं तो 20 सीटों में से 2 सीटें भी अगर वो डीडीसी नहीं बना पाते तो इसका मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर का रेफरेंडम 370 और 35 से हटने के हक में। विबोध जी, एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता इन चुनावों पर, इसीलिए हॉर्स ट्रेडिंग भी हो सकती है और इधर उधर से डीडीसी मेंबर जा भी सकते हैं। 3 मेंबर तो अपनी पार्टी में चले गए हैं। क्या ऐसा कुछ चल रहा है बातचीत या कुछ इंडिकेशन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के या कुछ आज़ाद उम्मीदवार बीजेपी में आ सकते हैं? देखिए, जो 3 आप कह रहे हैं आज़ाद जो लोग हैं वो ज़्यादा जीत के कश्मीर के अंदर आए हैं, तो उनके ऊपर अगर एंटी डिफेक्शन हो भी तो उनके ऊपर कैसे लग सकता है? वो तो किसी पार्टी में भी जा सकते हैं। हाँ, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी छोड़कर वो उनकी विचारधारा को छोड़कर अगर निकल रहे हैं तो वो उनको संभालना है। मुझे या बीजेपी को जाकर उनको संभाल के एनसी में नहीं रखना है। वो अमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला जो है उन्होंने अपने लोगों को संभाल कर अपने पास रखना है, वो उनको संभाल के रखें। क्या एतराज है उसमें? हमें कोई एतराज नहीं है। यहाँ तक आपने ये बात कही है कि एंटी डिफेक्शन, वो तो कहीं भी नहीं लगता ना। ये तो है नहीं कि स्पेशल यहाँ पर नहीं लग रहा, डीडीसी के चुनावों में एंटी डिफेक्शन नहीं लगता है। अब जो लोग ये मान के चलते हैं कि जिन लोगों ने, आपने देखा होगा, अगर आप ये भी एक अगर स्टोरी करें, आप देखें कि जिन लोगों ने भी जम्मू कश्मीर के अंदर और खासकर कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडी के चिन्ह के ऊपर चुनाव लड़ा है, उन्होंने कहीं भी अमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती उनके फोटो और बैनर नहीं लगे हैं। उन्होंने छुपा कर चुनाव लड़ा है। उन्होंने कहीं भी बड़े बैनर लगाकर, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और अमर अब्दुल्ला के नाम से वोट मांगने जाएंगे तो लोग हमें वोट नहीं देंगे। बड़ी बात आपने कही है। आपको लगता है कि जो कैंडिडेट जीत के आए हैं वो उमर अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती के नाम पे नहीं बल्कि केवल पार्टी के नाम पे जीते हैं या अपने नाम पे जीते हैं? पार्टी के नाम पे नहीं जीते हैं, वो अपने नाम पे जीते हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी पे जीते हैं। आप देखें कि कहां कंपेन करने के लिए अमर अब्दुल्ला गए, कहां कंपेन करने के लिए फारूक अब्दुल्ला गए, कहां कंपेन करने के लिए महबूबा मुफ्ती की। उन्होंने कहा जी मैं हाउस अरेस्ट थी, उन्होंने तो अंदर से ताला लगाया हुआ था, उनको बाहर से ताला थोड़ा लगा हुआ था। अमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला तो हाउस अरेस्ट नहीं थे, अगर हम महबूबा मुफ्ती की बात भी मान लें तो वो कंपेन करने क्यों नहीं गए? उनके जो बड़े कदावर नेता हैं उन्होंने रैलीज क्यों नहीं की? उनके बैनर्स कहीं क्यों नहीं दिखे? क्योंकि वहां पर जो कैंडिडेट थे उन्होंने साफ तौर पर उन लोगों को मना कर दिया था कि अगर आप लोग हमारी कैंपेन में आएंगे तो हम हार जाएंगे, इसलिए आप हमारी कैंपेन में ना आए और हम अपने दम पे जीतेंगे। जब वो अपने दम पे जीते हैं, वो उनके नाम से नहीं जीते हैं, तो वो फ्री है। अगर वो कहीं जाते भी हैं तो किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। विबोध जी, बेशक बीजेपी कश्मीर तक पहुंची है, कमल खिल गए हैं, मगर हल जो है वह जम्मू में भी आगे बढ़ा है। 28 सीटें ली हैं। उमर ने ट्वीट भी किया था कि बीजेपी खुश ना हो क्योंकि हम यहां जम्मू से भी जीत रहे हैं। तो क्या बीजेपी के लिए जम्मू की जमीन भी आने वाले दिनों में जो है एक टफ कंपटीशन नेशनल कॉन्फ्रेंस दे सकती है आपको? आप मुझे ये बताएं, जम्मू जिले में कौन जीता? कठुआ में कौन जीता? सांबा में कौन जीता? उधमपुर में कौन जीता? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खाते खोले। रियासी में कौन जीता? डोडा में कौन जीता? सवाल ये पैदा होता है कि ये ठीक है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, वो तो उनका ट्रेडिशनल वोटर है यहाँ पर, वो आगे भी यहाँ उनके एमएलए चुन के आते रहे हैं। रजौरी पुंछ से एमएलए उनके चुन के आते रहे हैं, किश्तवाड़ भद्रवाह डोडा से उनके एमएलए चुन के आते रहे हैं, गुल अरनाथ से उनके एमएलए चुन के आते रहे हैं। कोई नई बात तो उन्होंने कोई की नहीं है कि वो, पर हाँ जी, बीजेपी का जो स्ट्रांग होल्ड है उसमें जाकर उन्होंने कोई सेंध मारी है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उनको खुश फहमी में नहीं रहना चाहिए। जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की वोट परसेंटेज, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस, इन तीनों के मिला के इनसे भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की वोट परसेंटेज है और भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई है। इससे तय है कि आने वाले विधानसभा चुनावों के अंदर जब भी होने होंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना जम्मू कश्मीर में तय। इन चुनावों से ये लिटमस टेस्ट था बीजेपी के लिए। उस टेस्ट में आप क्या मानते हैं, कितने नंबर देते हैं कि आपकी पार्टी पास हुई है और विधानसभा चुनावों के लिए कितनी तैयारी है? देखिए, इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी की 2 तरीकों से जीत हुई है। एक, भारतीय जनता पार्टी एक गुपकार अलायंस और कांग्रेस से मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने उनसे ज़्यादा वोट लिए हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आई है, कश्मीर में कमल खिला है। और दूसरी बात कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक डेमोक्रेसी की सोच थी कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी बहाल हो, जम्मू कश्मीर के लोग बिना डर बिना खौफ के वोट डालें, वो कश्मीर में देखने को मिला। 1987 के बाद पहली बार कश्मीर के लोग खुलकर वोट डालने आए। आपने देखा होगा
इतनी ठंडी के अंदर सुबह 7 बजे हमारी कश्मीर की माताएं, बहनें, बुजुर्ग एक लंबी कतार लगाकर उन्होंने वोट डाले। ये भी डेमोक्रेसी की जीत है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जीत है, देश की जीत है। पाकिस्तान की हार है, आतंकवाद की हार है, अलगाववाद की हार है, पत्थरबाजों की हार है, इन सेपरेटिस्ट लोगों की हार है, और उसके साथ साथ गुपकारियन की भी हार है। अब क्या लगता है आपको कि अगर गुपकार अलायंस इसी तरह आगे बढ़ेगा, आने वाले विधानसभा चुनावों में भी अगर वो आपके खिलाफ इसी तरह लड़ेंगे और ज्यादा सीटें अगर वो ले जाएगा इकट्ठे होके, तो बीजेपी का जो सपना है जम्मू कश्मीर में अकेले दम पर सरकार बनाने का, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी? अभी आप देखो क्या तमाशा होने वाला है। अभी जम्मू कश्मीर और देश देखेगा गुपकारियंस का तमाशा। वो लोग देखेंगे ये कैसे फटने वाले हैं, ये कैसे टूटने वाले हैं, कैसे ब्लेम और काउंटर ब्लेम एक दूसरे के ऊपर लगाने वाले हैं, अपनी हार का ठीकरा ये एक दूसरे के ऊपर फोड़ने वाले हैं। लिहाजा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि बड़ी जल्दी ही इनका जो वो खेल है वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ये जो गुपकार अलायंस बना था कहीं ना कहीं इसके तार जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि हुर्रियत पूरे तरीके से कश्मीर के अंदर आज फेल हो चुकी है। हुर्रियत कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी, पाकिस्तान परेशान था, इसलिए उनके इशारे के ऊपर ये लोग इकट्ठे हुए। और उसके साथ साथ कांग्रेस को भी अपना स्टैंड जो है, सोनिया गांधी को, कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि गुपकारियंस का ये कहना कि हम तिरंगा नहीं उठाएंगे, गुपकारियंस का ये कहना कि हम जो है वो देश की संविधान को नहीं मानेंगे जब तक 370 वापस नहीं आएगा, गुपकारियंस का ये कहना कि हम चाइना की मदद से 370 और वापस लेंगे, 370 और 35 से वापस लेंगे, इसके ऊपर अभी कांग्रेस का स्टैंड आना जरूरी है। और वो स्टैंड उनको क्लियर करना पड़ेगा कि क्या वो देश के साथ है या गुपकारियंस के साथ है। लिहाजा आने वाले दिनों के अंदर ये जम्मू कश्मीर एक बड़ा तमाशा जो है इन गुपकारियंस का देखने वाला है। विबोध जी, बहुत सारी ऐसी लोगों की जो अपनी डिमांड्स थी, या जब 370 हुआ, जो बीजेपी ने वादे किए बहुत सारे, अभी वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि 4G भी अभी तक जो है लोगों को नहीं मिल पा रहा। यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज हैं, लोगों की नौकरियों के इश्यूज हैं। तो अब बीजेपी क्या उन बेसिक मुद्दों की तरफ बढ़ेगी? क्योंकि अब अगर विधानसभा चुनाव में जाना है तो वो जो मुद्दे लेकर जाना है, वो जो आपने कैंपेन करनी है, वो बेसिक मुद्दों पे होनी है। देखिए, ये चुनाव भी डेवलपमेंट के ऊपर लड़ेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट के ये चुनाव थे। एक बात तो मैं ये कहूँगा। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट का, जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों की नौकरियों का, जम्मू कश्मीर के हर इशू के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी जो है पैनी नज़र डाले हुए हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर को इतने अच्छे तरीके से देख रहे हैं। जहाँ तक आपने नौकरियों की बात की, ये कुछ लोग बिना मतलब का कोई एक इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी परसों एक लिस्ट निकली है जो रूरल डेवलपमेंट के हमारे टेक्निकल ऑफिसर्स की लिस्ट निकली है। उसके अलावा अभी कितने डिपार्टमेंट्स ने अभी और एडवर्टाइजमेंट जो है वो निकाल दी है। 50,000 नौकरियों का वादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, और जो हमने विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया उसमें हमने 70,000, 50 वो और 20 और 70,000 नौकरियों का वादा किया। उसमें 15,000 नौकरियों की एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है। लिहाजा कोई चिंता वाली बात नहीं है। हमें ये समझना होगा कि खाली सरकारी नौकरियों से रोजगार, बेरोजगारी खत्म नहीं होने वाली है। हमें प्राइवेट सेक्टर यहाँ लाने की ज़रूरत है। 370 और 35 से हटने के बाद अब यहाँ प्राइवेट सेक्टर आने वाला है। ये ठीक बात है कि जब 370 और 35 से हटा, उसके बाद कोरोना आ गया, पूरा दुनिया और पूरा देश रुक गया, जम्मू कश्मीर भी रुका। वो जो 8-9 महीने रुका, उसके कारण उस तरफ जो काम की बढ़त होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। यहाँ प्राइवेट सेक्टर आएगा, जब प्राइवेट सेक्टर आएगा उसमें हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को जो है वो रोज़गार मिलेगा। उसके साथ साथ मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमें ये देखना होगा कि जम्मू कश्मीर जो है वो पूरे तरीके से इन दो परिवारों की गुलामी से बाहर निकला है। जितनी बैकडोर एंट्रीज, जितनी बैकडोर एम्प्लॉयमेंट इन लोगों ने दी है अपने लोगों को, वो भी हमें समझना होगा कि भाई किस ढंग से उन्होंने जम्मू कश्मीर को पूरे तरीके से अपने कब्जे में करके रखा था। उनके कब्जे से जम्मू कश्मीर निकलकर आम लोगों के हाथ में आ गया। डीडीसी के चुनावों ने यह प्रूव कर दिया। 5 जिलों में तो आपके चेयरमैन बनना जम्मू में तय है, उसके अलावा भी 2-3 और जिलों में जम्मू में बन सकते हैं। कश्मीर में बीजेपी क्या जोर लगा रही है, किस तरह से जो है पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि बीजेपी के सहयोगी जो हैं या बीजेपी की मदद से चेयरमैन बने? देखिए, बीजेपी कोई स्ट्रेटजी कश्मीर के लेकर नहीं बना रही है।
जो लोग जीते हैं ये उनको फैसला करना है कि उनको किन के साथ जाना है, उनको एंटी नेशनल एलिमेंट के साथ जाना है, या वो लोग जो देश के साथ हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सोच के साथ हैं, जो लोग डेवलपमेंट के साथ हैं, उनके साथ जाना है। हो सकता है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही बना लें, कुछ डिस्ट्रिक्ट आप बना ले। मुझे नहीं लगता कि गुपकारियंस वहाँ पर कोई डिस्ट्रिक्ट जो है वो बना पाए। इस समय सबसे बड़ी जो बात है वो, अगर महबूबा मुफ्ती के हम बात करें, रेफरेंडम की बात करें, तो उसमें कहीं भी वो नहीं दिखेंगे कि भाई अगर गुपकारियंस अगर 7-8 सीटों में डिस्ट्रिक्ट बना लेती तो हम मान सकते थे कि भाई हाँ जी यहाँ पर उनकी कहीं कोई उनकी विचारधारा की या उनकी कोई जीत हुई है। मुझे लगता है कि ये चुनाव तो वैसे बेसिकली माननीय प्रधानमंत्री जी ने डेवलपमेंट के लिए करवाए थे, लेकिन वो लोग अगर रेफरेंडम की बात करते हैं, हम उनकी बात भी अगर मान लें तो रेफरेंडम 370 और 35 से टूटने के हक में हुआ है। आपके कुछ बड़े नेता चुनाव हार गए हैं, कुछ फॉर्मर मिनिस्टर चुनाव हारे हैं, उसको लेकर बीजेपी किस तरह से विचार कर रही है कि कहीं ना कहीं लोगों का उन कैंडिडेट्स के खिलाफ में वोट किया है, या फिर कहीं ना कहीं पार्टी से लोग नाराज हैं? देखिए, पार्टी से अगर लोग नाराज होते, इतनी बम्पर वोटिंग और इतने थंपिंग मेजॉरिटी से, जहां भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है, वहां उनकी इतनी विजय, कहीं से 12 मेंबर जीते हैं, कहीं से 13 जीते हैं, कहीं से 11 जीते हैं, कहीं से 10 जीते हैं। लोगों ने दिल खोलकर माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को और हमारे उम्मीदवारों को जो है वो वोट किए हैं। जहां तक जीत हार की बात है, कहीं लोकल परिस्थितियां रहती हैं, कहीं कुछ रहता है, उसके कारण हमारे मात्र 11 वोटों से हमारे वो हारे हैं, वो हार नहीं है। और उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा आ रहा था कि भाई वो रिकाउंटिंग करवाना चाहते थे, वो हुई नहीं हुई, कुछ ऐसा इशू रहा। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं पर पर्सनल लोकल परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती हैं कि भाई वो उसके कारण वो हो जाता है। इसमें कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का फेलियर नहीं है। धन्यवाद। ये थे बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता, फायर ब्रांड लीडर हैं और साथ में कश्मीर की जिम्मेवारी थी, और इनका कहना है कि कश्मीर में कमल खिलाना, कश्मीर में भारत माता की जय के नारे लगना एक तरह से बीजेपी के लिए बड़ी बात है। और साथ ही साथ बीजेपी अब कश्मीर को अगले चुनावों के लिए देख रही है कि किस तरह से तैयारी करनी है। साथ ही इनका कहना है कि जो गुपकार अलायंस जीता है वह बड़े चेहरों के नाम पे नहीं, बल्कि जो उनके अपने कैंडिडेट थे उनके नाम पे जीता है। और उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को बीजेपी के बारे में सोचने या विचार करने से बेहतर है अपने कैंडिडेट्स पे ध्यान दें कि कहीं उनके कैंडिडेट ही टूटकर अब बीजेपी के साथ या फिर बाकी पार्टियों के साथ ना जुड़ जाएं। और कश्मीर में जो रेफरेंडम की बात गुपकार अलायंस कर रहा है उसको बीजेपी हर